हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का 2020 का सैंपल पेपर 822 MW के कुछ पार्ट्स करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। बच्चों देखिए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको एग्जाम की। सिर्फ फॉर्मूले याद करिए और ये सैंपल पेपर जो मैं करा रहा हूँ इनको प्रिपेयर करिए। अब ऐसा मत कीजिएगा कि जो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको आपको वो क्वेश्चन ना आए। यार वो आने चाहिए। सभी क्वेश्चंस मैंने एक एक करके सॉल्व कराए हैं। रियली पेपर ऐसा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में आपके सामने, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए और अच्छे से मेहनत करिए। चलिए तो बच्चों, आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको 5 खंड सॉल्व करा दिए थे सेट 2 के। आज आपका आगे का जो खंड है 6 वो चलेगा बच्चा, ठीक है। और 6 खंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-4 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है। और आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में ये नाव धारा वाला सवाल है बच्चा, ये आता ही आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 2 अंकों वाली संख्याओं वाला सवाल हो गया, ये ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए जरा क्वेश्चन क्या है। चलिए करते हैं। इसमें कहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि नाव की जो शांत जल में चाल है ना, वो हमें दे रखी है। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 6 का नाव की शांत जल में चाल क्या दे रखी है हमें? ये दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक नाव है जो शांत जल किसे बोलते हैं? जब पानी बह ना रहा हो, एक जगह रुका हुआ हो पानी, जैसे किसी गड्ढे में भरा हुआ पानी तो वो रुका हुआ पानी है। लेकिन चलता हुआ पानी कौन सा होता है? जैसे कोई नदी जा रही है, कोई नहर जा रही है, तो वो पानी चल रहा है, ठीक है। तो शांत जल है। शांत जल में नाव की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है? 30 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात करनी है। क्या पूछा है हमसे? धारा की चाल, यानी जो पानी है उसकी चाल क्या होगी। देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जब पानी ठहरा हुआ हो और उसमें हम अपनी नाव चलाएं तो जो चाल होती है वो खुद की पर्सनल चाल होती है नाव की, उसमें पानी की चाल कोई सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि पानी चल ही नहीं रहा है तो पानी की चाल सम्मिलित कहाँ से होगी? तो वो नाव की चाल होती है जो कि हमें दे रखी है। अब जब हम नाव को किसी नदी, जिधर नदी बह रही है उस दिशा में चलाएं तो उसमें 2 चाल सम्मिलित होती हैं। एक तो हम अपनी मोटर से या पैर से चलाएंगे नाव को, पैर से चलने वाली नाव भी होती है ना, पैडल जो मारते हैं। तो एक तो उसमें नाव की चाल इन्वॉल्व होती है और एक पानी भी तो नाव को बहा के लेके जा रहा है तो उसकी भी चाल इन्वॉल्व होती है। तो उसमें 2 चाल मिली हुई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाव की अपनी पर्सनल चाल दे रखी है और पानी किस स्पीड से बहेगा। अगर हम नाव को पानी में चलाएंगे तो पानी की चाल पूछिए, तो पानी की चाल हमें पता नहीं है, पूछी है तो मान लेंगे। यहाँ पे माना पानी की चाल या धारा की चाल बोल सकते हैं, पानी की चाल, या इसे हम धारा की चाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल हो गई। अब देखिए, जब पानी की दिशा में हम नाव को चलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। क्योंकि एक तो हम अपनी कोई मोटर की स्पीड से नाव को लेके जा रहे हैं और पानी भी हमारी नाव को बहा के लेके जा रहा है। तो पानी की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। जब जिधर पानी बह रहा हो उसी दिशा में हम अपनी नाव चलाते हैं तो वहाँ पे 2 चालें जुड़ जाती हैं, एक तो खुद की नाव की चाल और एक पानी की चाल, ठीक है। तो अपनी चाल में नाव की चाल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पानी की दिशा में, पानी की दिशा में या धारा की दिशा में, नाव की धारा की दिशा में नाव की चाल कैसे निकालते हैं? तो धारा की दिशा में जब नाव की चाल निकालेंगे तो अपनी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, पानी की चाल जुड़ जाएगी। तो अपनी चाल यानी नाव की चाल कितनी है? 15, और धारा की कितनी मानी हमने? x, तो 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब जिधर पानी बह रहा है, अब हमें नाव उसके विपरीत दिशा में लेकर आनी है। जिस दिशा में पानी बह रहा है हमें उसकी जस्ट अपोजिट साइड में जो है नाव लेके आनी है। तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में अपनी चाल में से यानी नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस किया जाएगा। और इन प्रश्नों में हमेशा नाव की जो चाल होती है वो धारा की चाल से ज़्यादा होती है।
क्योंकि जिधर पानी बह रहा है उस दिशा में हम अपनी नाव लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिधर पानी बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में हम अपनी नाव लेके आएंगे तो हमारी नाव की चाल पानी की चाल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर धारा की चाल से हमारी चाल कम है तो पानी हमें बहा के ले जाएगा, नाव को भी साथ में, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों में हमेशा जो नाव की चाल होती है वो ज़्यादा होती है धारा की चाल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पानी की विपरीत दिशा में नाव की चाल, पानी यानी जिसे हम धारा भी बोल रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो हमेशा ध्यान रखना नाव की चाल में से पानी की चाल यानी धारा की चाल घटाएंगे, धारा में से पानी की और नाव की मत घटा देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी चाल यानी नाव की चाल कितनी है 15 में से धारा की चाल यानी x घटा देंगे, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपको नाव का सवाल है, ये 4 लाइन लिखनी ही लिखनी है आपको, जो दे रखा है वो लिख लो, जो पूछा है वो मान लो, फिर पानी यानी धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, ये 4 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न ने क्या कहा है। तो भाई प्रश्न ने क्या कहा है ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर 30 किलोमीटर वापस आने में टोटल समय लगता है 4 घंटे 30 मिनट। तो लिख लीजिए 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने और प्लस 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में आने में लगा कुल समय, लगा कुल समय, कुल समय कितना लगता है 4 घंटे प्लस 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ये 30 किलोमीटर गई और फिर वापस भी आई, टोटल मिला के 30 घंटे 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो जाने में लगा समय हम निकालेंगे एक तो, और एक वापस आने में कितना समय लगा वो भी निकालेंगे। भाई एक तो हमें ये समय दे रखा है, टोटल ये दे रखा है जाने और आने का दोनों का मिला के समय हमें दे रखा है, हम भी एक समय अपनी तरफ से निकालेंगे जाने में और आने में कितना समय लग रहा है। तो पहले निकालते हैं जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। तो ये यहाँ तक जाने में लगा समय निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से आने में लगा समय निकलेगा, और दोनों को देंगे जोड़ तो वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी जाने और आने में लगा समय है। तो जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम कितनी दूरी गए हैं 30, और किस चाल से गए हैं तो पानी की दिशा में गए हैं, तो पानी की दिशा में चाल कितनी है 15 प्लस x, ठीक है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय आ गया, ये 30 किलोमीटर गए 15 प्लस x की चाल से, तो समय बराबर दूरी और ये चाल, दूरी बटे चाल। तो ये जाने में लगा समय, आने में समय निकालना है तो कितना आए चल के 30 किलोमीटर, किस चाल से आए 15 माइनस x से आए। तो ये वो समय हो गया 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में आने में जो लगा है, ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, दोनों को जोड़ देंगे तो ये समय बराबर हो जाएगा जाने और आने में जो कुल समय लगा है उसके। अच्छा जाने और आने में कुल समय कितना दे रखा है हमें 4 घंटे 30 मिनट। इसको ना ये घंटे में ये मिनट में, दोनों को घंटे में चेंज कर लो। तो ये 30 मिनट मीन्स क्या होता है आधा घंटा, 1/2 घंटा है ना। तो 4 घंटे ये और आधा घंटा ये, कितना हो गए 4.5 घंटे, और 4.5 घंटे को हम 9/2 घंटे लिख सकते हैं, 9 का आधा 4.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए 15 प्लस x और 15 माइनस x, एलसीएम आ जाएगा, इससे ये कटेगा, इसका मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 30 15 माइनस x, इससे ये कटेगा, इसका मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, 30 15 प्लस x बराबर 9/2, ऊपर से कॉमन आ रहा है 30, अंदर क्या बचेगा 15 माइनस x प्लस 15 प्लस x, और बटे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 9/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा, x से x कट गया, 15 और 15 30, 30 का गुणा करेंगे 30 में 900, और बटे 15 का स्क्वायर 225, और माइनस x स्क्वायर बराबर 9/2, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 100 बार कट जाएगा ये, ठीक है।
100 का गुणा 200 में करेंगे, 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 200 और बराबर इसका गुणा 1 में होगा तो ये आएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ले आओ इधर और 200 को भेज दो इधर, तो एक्स स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव और 225 200 उधर जाएगा माइनस 200। फाइनली वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू इतना आ गया 5। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे यही पूछा था कि पानी की चाल बताइए, है ना, पानी यानी धारा की चाल कितनी है, तो हमने x मानी थी और x आ गई 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको नाव की चाल दे रखी है, लिख लो, जिसकी पूछी है वो मान लो। धारा की दिशा में चाल हमेशा नाव की चाल में जो है धारा की चाल जोड़ेगी, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे हमेशा नाव की चाल से धारा की चाल घटेगी। ये चालें आपको लिखनी है। उसके बाद कंडीशन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप समय निकाल लीजिए। इधर जाने और आने का कुल समय दे रखा है, एक समय हमने निकालिए, जाने आने में कुल समय, दोनों को बराबर रखा, सॉल्व किया, फाइनली वहाँ से एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, फाइनली वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझिए आप किस तरीके से पूछा है, उसी तरीके से आप कर दीजिए। ठीक है, कुछ अलग नहीं जाना है, सवाल से भटकना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का सवाल है। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है। मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। मतलब ये कह रहे हैं एक सड़क है, एक सड़क के एक और मकान है और एक और मीनार है। मीनार के शीर्ष से मकान की छत और आधार के कोण दे रखे हैं अवनमन, और मकान की ऊंचाई दे रखी है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बच्चा ये एक सड़क है, ये क्या है, एक सड़क है, और इस सड़क के एक और क्या है, मीनार, और एक और क्या है, मकान है। ये मान लीजिए मकान है, और वैसे भी मकान की ऊंचाई मीनार से छोटी होती है। और दूसरा सवाल ने भी बता दिया कि ये हमने क्या मानी है, मीनार मानी है, और ये माने अगर हम मकान, तो सवाल ने भी ये बता दिया है कि मीनार की चोटी से मकान की चोटी यानी मकान की जो छत है उसका कोण अवनमन है, और अवनमन हमेशा ऊपर से नीचे बनता है। तो यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मीनार ऊंची है। तो ये अवनमन कोण दे रखे हैं छत और चोटी के, छत और आधार के, ये अवनमन कोण दे रखे हैं हमें कितने कितने। देखिए छत का जो दे रखा है, छत का बना है इस लाइन से, तो इससे बनेगा कोण, और आधार का बना है इस वाली लाइन से, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण बनेगा। कितने कितने, 45 30 है, क्या है 45 और 60 है, 45 और 60। तो ये वाला छोटा वाला 45 है और ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये भी कहा है कि इस मकान की ऊंचाई 10 है, मकान की ऊंचाई कितनी है, 10। तो इसकी ऊंचाई बताओ मीनार की कितनी होगी। तो देखिए एक काम करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं इससे मिला दूं, जैसे ये क्या है, जमीन है, और इसी के समांतर में लाइन खींच दूं यहाँ पे ये। ठीक है, तो अगर ये वाली 10 है तो ये भी क्या होगी, 10 ही होगी, यहाँ तक 10 इतनी होगी या नहीं होगी। इसको नाम भी हम दे सकते हैं A B C D और E। तो जो ED की लंबाई है 10, AB की भी कितनी होगी, 10। अच्छा ये वाली हम मान लेते हैं टोटल H, जो कि हमें निकालनी है अभी। ठीक है, H मान लेते हैं, और ये AE है, ये हम मान लेते हैं X, मकान से मीनार की दूरी या सड़क की चौड़ाई भी कह सकते हैं हमसे। तो ये भी X होगी, क्योंकि EA और BD सेम है। ठीक है, तो डायग्राम आपको बहुत सुंदर सा बड़ा बनाना है, थोड़ा सा मुझसे सुंदर बनाना थोड़ा। ठीक है, अब देखिए मुझसे मीन्स बोर्ड से मैंने बनाया। ठीक है चलिए ओके, चलिए। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखिए, मुझे मीनार की ऊंचाई AC पूछी है, तो AC जो ऊंचाई है उसमें ये 10 और H दोनों को जोड़ देंगे तो AC मिल जाएगा हमें। तो मीनार की ऊंचाई H नहीं है, H + 10 है, ये ध्यान रखना। लास्ट में जब आंसर देंगे तो H में जो H की जो वैल्यू आएगी उससे छोड़ के मत आना कि यार मीनार की ऊंचाई नहीं, 10 जोड़ना भी है। चलिए टोटल ऊंचाई यहाँ से आता है मीनार की। ओके चलिए, तो गौर दीजिए, यहाँ पे मैं 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ऊपर वाला BCD और एक ट्रायंगल ये नीचे ACE।
दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल से ही हमारा काम है बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो गिवन है हमें क्वेश्चन, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 का खा। तो देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली कितनी, हमने मान ली पूरी AC और AC बराबर मतलब कितना है 10 प्लस h है, ठीक है। और हमने एक चीज़ और मानी है, माना BC बराबर h मीटर, ठीक है। अब देखिए और एक और चीज़ मानी हमने AE बराबर x, और x किसके बराबर और है BD के भी बराबर है, तो ये सब चीज़ मानी है हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऊपर वाला BCD, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज BCD में। अब देखिए बहुत से बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, अवनमन कोण बनाने में ही गलती कर देते हैं। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, बच्चे डायरेक्ट यहाँ बना देते हैं, यहाँ तो ये आएंगे लेकिन दिखाना भी तो हमें है कि अवनमन है, आप उनको उन्नयन करके दिखा देते हैं। इसको ये कोण एक्चुअली आएंगे तो यहीं, बट अवनमन कोण बनते हैं ऊपर से, तो उन्हें शो भी तो करना पड़ेगा कि हमने ऊपर से बनाए हैं, वरना टीचर ये समझेंगे इसको अवनमन बनाना ही नहीं आता, ठीक है। तो अब देखिए ये बराबर कैसे होंगे, मैं समझाता हूँ आपको। ये इस लाइन के समांतर है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन क्या है, एक तिर्यक रेखा गौर दीजिए। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये वाली और ये समांतर है, और ये तीनों समांतर हैं आपस में, तो ये लाइन समांतर है इसके, और ये क्या है एक तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण जो इतना और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे बराबर। तो अगर वो 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये लाइन और ये नीचे वाली लाइन समांतर है, और ये जो लाइन है ये वाली जो आ रही है CE, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण टोटल और ये वाला कोण भी आपस में इक्वल हो जाएंगे एकांतर कोण होने के कारण। तो ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज BCE में, यहाँ से देखिए यहाँ एंगल बना तो यहीं से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार की हमें बात करनी है तो tan लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है BC और आधार कितना है BD। तो BC की वैल्यू h और आधार की वैल्यू x, tan 45 की 1, तो h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज जो बड़ा वाला है, समकोण त्रिभुज किस में ACE में। यहाँ देखिए यहाँ कोण बना तो यहाँ से देखेंगे tan 60, लंब पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक और आधार हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया पूरा AC और आधार हो गया AE। तो AC की जो टोटल लंबाई है वो है tan प्लस h, और आधार की लंबाई है वो x है। अब समीकरण आप देखिए 1 से, समीकरण 1 से h की जो वैल्यू है वो x है। देखिए हमें एक्चुअली h का मान निकालना है तो h रहना चाहिए, x का नहीं निकालना, तो h हटना चाहिए। तो x को हटाइए, x की जगह हम h लगा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ऊपर tan प्लस h और नीचे आधार x की वैल्यू कितनी है h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो फाइनली h का √3 में करेंगे, h √3 बराबर tan प्लस h को लेफ्ट में बुलाओ तो h √3 माइनस h बराबर 10, तो h आ गया कॉमन, तो √3 माइनस 1 बराबर 10, तो h बराबर 10 अपॉन √3 माइनस 1, इसका परमीकरण कर दो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो h बराबर 10 √3 प्लस 1, नीचे एक बार जुड़ रहा है घट रहा है, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर 10 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 5 जा 10, तो फाइनली 5 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 लगा देना, तो ये 2.732 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई 5 में कर देना, पॉइंटों में भी आंसर आ जाएगा। देख लेना कैसे दे रखा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा अच्छे से कायदे से करना है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नहीं, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया, ठीक है, बाकी वही है कि आपको बस यूज करना है फिर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ग, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात इतना है, यदि इसका आयतन इतना है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, तो हम मान लेते हैं पहले तो, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर और माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न में हमें दिया है क्या दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दे रखा है ना, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, यानी त्रिज्या r और ऊंचाई h में जो अनुपात है वो है आपका 3:4। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुपात को बटे में, यानी r/h बराबर 3/4। ठीक है, और यहाँ से आप h का मान निकाल लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, तो 4r बराबर 3h, तो 3 को डिवाइड में ले आओ तो 4r/3 बराबर h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक चीज़ और हमें दी है यहाँ पे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमें दिया है, कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है इसमें 301.44 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और r पूछिए हमसे, शंकु की r बताओ, त्रिज्या बताओ। तो देखिए, एक आयतन हमें दे रखा है, एक आयतन हम जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई r² h, और ये भी आयतन है 301.44, तो 101/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लगाओ, जो कि इसमें दे रखा है, मैं वही लगानी है। r की वैल्यू r ही रहने दीजिए आप, और h की वैल्यू दे रखी है 4r/3 बराबर 301.44। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, इधर भी 2 बार पॉइंट है, उधर भी 2 बार पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, फाइनली बचा क्या उसको देख लेते हैं ज़रा, और काट पीट भी कर लेते हैं। देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 सत्ते 28, ये 30 है ना, तो 2 बचा 21 हो गया, 4 पंजे 20, 1 बचा 14 हो गया, 4 तिया 12, 2 बचा 24 हो गया, 4 छींग 24। ठीक है, और काट सकते हैं तो काट लीजिए अभी लोग आप इसको, 3 से ये तो कटेगा नहीं, कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 2 से इसको काटो भाई, 2 तिया 6, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छक्के 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16। ठीक है, बाकी अब कुछ और कटे तो चेक कर लें जरा, 3 से तो कटेगा नहीं है। अब जो बचता है ना उसे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ऊपर बचता है आपका 157 r² इंटू r³ 157 r³ और नीचे बचता है हमारा 3 तिया 9, है ना, यस, और बराबर 3768। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कटे तो देख लें, 3 से नहीं कट रहा है, 9 से भी, तो 9 से कहाँ से कट जाएगा, 3 से नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करो इसका इधर, इसका कर दो डिवाइड में, तो r³ बराबर 9 से कर दो डायरेक्ट, 9 अट्ठे 72, 9 छक्के 54 और 7, 54 और 7 हो गया 61, हासिल लागे 6, 9 सत्ते 63 और 6 67 हो गया, नहीं 63 और 6 हो गया आपका 69, है ना, 9 आएगा, फिर यहाँ से लागे 6 और फिर 9 तिया 27 और 6 हासिल 33 होगा टोटल, और डिवाइड बाई 157। अब इससे इसको डिवाइड करना है बस आपको, और उसके बाद फाइनली जो भी आपका प्राप्त हो आंसर होगा। अगर इसको हम भाग दें 157 से 339 में तो कितनी बार जाएगा, 200, 314 हो जाएगा ये, और ये 339। ठीक है, और 157 से इसमें हम भाग देते हैं तो फाइनली जो हमें प्राप्त होगा, 157 से भाग देंगे तो 157 दूनी होता है 200, 314 और ये 339, तो फाइनली बचेगा कितना, तो हमारे पास बचेगा 14, यानी कि 6 और 10 16 और 9, 16 और 9 होता है आपका 25 बचेगा। ठीक है, तो इससे इसको काटो 2 बार, बचेगा हमारा 25, और हमारे पास 12 और है, इसमें भी 2 भाग, आप 157 से 2, 251 में 2 पहले, तो एक ही बार जाएगा,
लगभग एक बार, ये 251 है, 157, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 57 है ना, तो 43 और 44 और 50 आपका हो गया 94, 94 और ये इतना बचेगा आपका। ठीक है, अब इसका भाग इसमें दीजिए, लगभग कितनी बार जाएगा? तो ये आपका जाएगा लगभग 6 बार, देख लें समथिंग, तो 600 6 बार जाएगा, तो 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 कम 6 और 3 942 या समथिंग, पूरा 6 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो इससे अब इसको काटेंगे तो टोटल 6 बार जाएगा। तो RQ बराबर 216, तो R बराबर घनमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 216 का घन जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो काट पीट से मत डरिएगा, थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, बट सही काटिएगा, देन आपका आंसर आपको मिल जाएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए तो फाइनली अगला जो प्रश्न है क्या है? घा, और लास्ट प्रश्न है 6 खंड का, 4 नंबर के सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के 2 अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, आते ही आते हैं ऐसे सवाल। 6 का घा, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो जब भी कभी 2 अंकों की संख्या की बात को, 2 अंकों की संख्या जो बनी होती है उसमें एक इकाई का अंक इन्वॉल्व होता है, एक दहाई का। तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, तो माना इकाई का अंक बराबर x और माना दहाई का अंक बराबर y। तो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो जो मूल संख्या होगी वो क्या होगी? मूल संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, क्योंकि दहाई वाले अंक में 10 से गुणा 10y, इकाई वाले में 1 से गुणा तो 1x और जोड़ दो। अब इसके बाद इसमें कहा है कि अंक पलटने पर बनी नई संख्या। नई संख्या क्या बनेगी? नई संख्या जब हम इसके अंक पलट देंगे तो नई संख्या बनेगी 10x प्लस y। ये अंक बदल जाते हैं आपस में, ठीक है, अंक पलटने पर नई संख्या बनेगी 10x प्लस y। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, इतना काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यानी 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी नई संख्या, इन दोनों का योगफल 66 है। ये कहा है किसमें? प्रश्न में। 2 अंकों की संख्या और पलटने पर बनी संख्या को जोड़ने पर 66 आता, तो जोड़ दो इन दोनों को भैया, 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई, दोनों को अगर जोड़ दें तो 66 आता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो बराबर 66, 10y और 1y 11y और 11x बराबर 66, 11 कॉमन ले लो तो y प्लस एक्स बराबर 66, 11 छिक्के 66, तो y प्लस एक्स बराबर 66 आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त, ये तो फर्स्ट शर्त थी। सेकंड शर्त में कहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है, यानी y माइनस एक्स, भाई दहाई का अंक और इकाई का अंक, इनके अंकों का जो अंतर है ना वो 2 है। अंकों का अंतर बराबर 2 है, तो अंकों का अंतर आप क्या निकालेंगे? y माइनस एक्स, दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दीजिए, ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ से मान निकाल लो किसी का भी, y का निकाल लो, चलो, तो x प्लस 2 पुट इन फर्स्ट यहाँ पे, तो x प्लस 2 और प्लस x बराबर 66, तो 2x बराबर 2 को उधर भेजेंगे 58, काटो भाई साहब इससे, x का मान निकालो यहाँ से, तो x का मान जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो फाइनली कितना मिलेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 29 आ गया x का मान, ठीक है। अब आपको निकालना है y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये 66 नहीं 6 आना चाहिए, क्योंकि 66 11 छिक्के 6 बार कटेगा ना, तो कह रहा एक अंक 2 अंकों का कैसे आ सकता है, तो बराबर में आएगा 6, तो फाइनली 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आ गया, इसे यहाँ पुट कर दीजिए, तो y बराबर 2 प्लस 2
तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो अब संख्या पूछी होगी हमसे आई थिंक, यस संख्या बताओ। तो अगर आपसे मूल संख्या पूछी है तो आप ऊपर वाले में लगाएंगे 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 4 और प्लस x की वैल्यू 2, तो फाइनली 40 प्लस 2 42। और नहीं पूछे तो इसको पलट देना, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इस वाले में लगा देना। ओके, तो इस तरीके से आपका बच्चा ये खंड था 6 4 नंबर के, आपके 4 सवाल यानी 16 नंबर के क्वेश्चन आपके हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को शेयर भी किया करो यार और लाइक किया करो। ठीक है।